हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समकालीन नाटक जो हमारे थोड़े से बचे हुए थे। तो उसकी जो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप जो ट्रिक्स बताती हैं वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, अगर हम लोग अपने से बनाते हैं तो टाइम भी लग रहा है और वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी बनाई हुई ट्रिक्स अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मुझे शेयर करने में बहुत खुशी होगी। तो आज मैं उसको भी कंप्लीट करवा देती हूँ, और इसके अलावा थोड़े से आपके जो प्रश्न है, कुछ ज़रूरी प्रश्न है उसको भी मैं लेती हूँ, और कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी तो इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर पूरा बने रहिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं लास्ट में बताती हूँ। मुझे ये नहीं है कि पहले बताऊँ बाद में, जब भी मेरे जहन में जो चीज़ें आती हैं मैं आपके लिए वो चीज़ें लेके आती हूँ। तो कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं, फिर आप वही प्रश्न मुझसे पूछते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम एक प्रश्न लेते हैं। जैसे एक मेरी बहन ने पूछा था कि दीदी क्या आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात देर तक पढ़ी हो और उसके बावजूद भी आपका टारगेट जो आपने सेट किया है उस दिन का वो कंप्लीट ना हुआ हो और आप दूसरे दिन उसको की हो। तो देखिए ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैं इसको होने नहीं देती थी और कम होता था, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने बहुत मेहनत किया, दिन रात मैं मतलब पढ़ी और जो टारगेट सेट किया वो नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको मैं दूसरे दिन कवर करती थी। ठीक है, तो ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये मेरे साथ कम होता था। क्यों ऐसा कम होता था? क्योंकि मैं टारगेट ऐसा सेट ही नहीं करती थी बहुत ज़्यादा कि वो कंप्लीट ना हो। इसलिए क्योंकि जब टारगेट कंप्लीट नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डीमोटिवेशन आ जाता है, हम होपलेस हो जाते हैं कि आज, और माइंड एक डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलेंगे, मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ बताया था कि आप थोड़ा टारगेट सेट करिए, और स्पीड भी देखिए बढ़ानी है, टाइम कम है, लेकिन टारगेट ऐसा सेट करिए कि उसको आप कवर कर लीजिए। जब उसको आप कवर कर लेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए। टाइम आपके पास बचता है तो और एक्स्ट्रा उसमें जोड़ लेंगे, तो आपके पास ना एक एक्स्ट्रा फीडबैक आएगा, अच्छा पॉजिटिव, मतलब एक आपके पास रिजल्ट आएगा कि हाँ मैंने जो टारगेट सेट किया था वो तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इतनी चीज़ें पढ़ी। देखिए दिमाग क्या है ना, जैसे छोटे बच्चों का दिमाग क्या होता है, जैसे उनसे उनको कुछ काम करवाना रहता है तो हम उन्हें कुछ देते हैं, कुछ उनके लालच देते हैं, कुछ ऐसा देते हैं, तब वो काम ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि जब हम कोई पेट्स आप देखेंगे, आप देखते होंगे जो ट्रेनर होते हैं वो पेट्स कोई पालते हैं, जैसे कोई डॉग है या कुछ है, तो उसको ट्रेंड करने के लिए, और हम लोग जब बीएड करते थे तो मनोविज्ञान जब हम लोग का जो एक पार्ट था उसमें भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग थे उसमें जो ये बताया गया था कि दिमाग को मतलब कैसे सीखने की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो सेम हमारा भी दिमाग वही है। आप लोग अपने दिमाग को वर्क करिए, देखिए कि कैसे हम चीज़ों को, अपने दिमाग से ज़्यादा चीज़ों को कैसे हम मतलब दिमाग में कैसे चीज़ों को ज़्यादा ले सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे कोई डॉग होता है, उसको कुछ सिखाते हैं लोग, तो क्या करते हैं कि कुछ सिखाया उन्होंने, और अगर वो काम कर देता है तो उसको कुछ देते हैं, खाने के लिए देते हैं या कुछ ऐसा उसको देते हैं, खाने के लिए देते हैं अक्सर। तो वो जानवर समझ जाता है कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे फिर वो खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो हमको भी अपने दिमाग को ऐसे ही करना है। अपने दिमाग को देखिए, हम मनुष्य क्या होते हैं ना, कि कहा जाए ना कि बहुत ढीठ प्रवृत्ति होती है, तो हम खास करके मनुष्यों की, हमसे बेहतर तो जानवर बल्कि होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन हम मनुष्य जो होते हैं ना, जब तक मतलब भगवान इतने डंडे मारते हैं, इतनी सजा देते हैं, उसके बावजूद कहीं जाके हमारा दिमाग खुलता है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। नहीं तो हमें अगर हर चीज़ बना बनाए मिल जाता है ना तो हम करते नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। अगर मेरे जीवन में अगर कुछ घटनाएं नहीं हुई होती तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाती, मैं भी ऐसे घर में पड़ी रहती, लेकिन मैं यहीं तक सीमित रह जाती और मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाती। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अपने दिमाग को हमको समझाना पड़ेगा ये चीज़ें। तो आप जितना टारगेट लेते हैं पहले छोटा टारगेट लीजिए, मतलब ऐसा लीजिए कि आप कंप्लीट कर पाएँ। ऐसा भी छोटा मत लीजिए कि आपके लिए कोई वो मतलब कुछ कवर ना हो सके। उसको कवर करिए, अगर फिर टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतना किया, तो दूसरे दिन आपको और अधिक करने की मतलब अंदर से एक मतलब कहा जाए मोटिवेशन आएगा अंदर से और करने की। ठीक है, बढ़ाते रहिए। अगर अंदर से आपकी और करने की इच्छा हो रही है तो बढ़ाते रहिए चीज़ों को, लेकिन ऐसा ही करिए। मैं तो ऐसा ही करती थी कि टारगेट उतना ही सेट करती थी जितना हो सके। ठीक है,
तो इसका जवाब आप लोगों को मिला होगा कि हाँ ऐसा होता था, लेकिन आप लोग कोशिश यही करिए कि जैसा मैंने अभी बताया कि छोटा टारगेट सेट करिए और उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते चलिए। उसके बाद जैसे एक मेरी बहन ने अभी कुछ घंटे पहले मैंने देखा कि एक कमेंट आया था कि एग्ज़ाम में कितने टाइम है, 60 दिन है, 40 दिन है या 30 दिन है, कितने मतलब टाइम देखा जाए। तो देखिए भाई, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग कम से कम मान के चलिए, पहले से ही हल्ला हो रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में हो जाएगा, सितंबर के लास्ट में होने वाला था, लेकिन अक्टूबर तक तो मान के आप लोग दिमाग में सेट करके चलिए 2 महीने का, 60 दिन मान के चलिए, उससे कम ही मान के चलिए, 60 दिन लेकिन मान के चलिए, ठीक है, और 2 महीने का। और अगर बढ़ती हैं एग्ज़ाम की डेटें बढ़ती हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप कम से कम मैं तो यही कहती हूँ कि जब टारगेट रोज सेट करते हैं तो यही सोचिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है, उसी लगन से पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपिक वाइज जो हम टेस्ट देते हैं ना, आप लोग बार बार पूछते हैं, एक कमेंट ये भी आया था कि दीदी क्या आपको जो टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज जो टेस्ट देती थी, क्या उससे आपको फ़ायदा था? तो देखिए, वहाँ पे हमको क्वेश्चन से मतलब नहीं था कि वो क्वेश्चन आसान पूछ रहे हैं वहाँ पे कि कठिन पूछ रहे हैं। मेरा वहाँ पे टारगेट ये रहता था कि मेरा एक टॉपिक तैयार होगा, मेरा ये टारगेट रहता था, उसी बहाने मैं एक टॉपिक तैयार करती थी। क्योंकि जिस दिन जब कोई वहाँ पे, एक तो ये बात रहती थी, ग्रुप है ना, तो इतने लोगों के बीच, और मैंने कुछ अपने लोगों को उसमें रख लिया था, मैंने पहले ही बताया था, ताकि क्योंकि मेरी जब बेइज्जती होगी, कम नंबर आएंगे, तो ये लगता था कि अरे वो मैम जो है वो जानेंगे कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है। तो इसलिए तो अपने मतलब एक कहिए कि अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था। और एक मेरा मोटो ये था कि मैं एक टॉपिक रोज़ तैयार करूँगी, है ना। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसमें से, उससे नहीं मतलब था, वो बस था कि एक टॉपिक उसी बहाने तैयार होता था। नहीं तो ऐसे देखेंगे ना तो लापरवाही हो जाती है। जिस दिन छुट्टी रहती है तो आप भी देखेंगे कितना भी आप मोटिवेट अंदर से रहिए, लेकिन एक लापरवाही जरूर हो जाती है कि चलो अच्छा अभी थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर बाद, ऐसा हो जाता है। तो मेरा मतलब वही था वहाँ से, ठीक है। तो एग्ज़ाम को मान के चलिए कि 2 महीने हैं, है ना, और आप रोज़ का जो टॉपिक सेट करते हैं उसको सोचिए कि आपको उसका टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो और फिर एक चीज़ था कि कुछ ज़रूरी टिप्स देखिए, अब आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स ये है एग्ज़ाम के लिए कि देखिए, जो आप रणनीति बनाते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं मुझसे, पहली बात तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा एक प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी के नाम से, आप लोग पुरानी वीडियोज़ भी देखिए। आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी मेरी ऐसी वीडियो है जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, है ना। सारी वीडियो मेरी हेल्पफुल है, मैंने बहुत सोच समझ के मैं आप लोगों के लिए कोई चीज़ें मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फेस किया है अपने मतलब जो मेरी जर्नी रही है एग्ज़ाम की, उसके बीच में मैंने फेस किया, तभी मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो देखिए, जब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि खुलेआम ऐलान कर दीजिए, है ना, अपने आप को। जैसे बताया ना, मनुष्य बहुत ढीठ प्रवृत्ति का होता है, जब तक उसको खूब मतलब भगवान देते नहीं है ना, सजा नहीं देते हैं, तब तक वो सीखता नहीं है कुछ, और आसानी से कुछ मिल जाए तो वो कुछ भी ना करना चाहे, ऐसा मनुष्य होता है। बहुत कम ऐसे % के लोग होते हैं जो शुरू से अवेयर रहते हैं अपने भविष्य के प्रति। मैं भी उसी में से थी, शायद इसीलिए मेरे साथ मतलब भगवान को कुछ कराना था मुझसे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो आप लोगों के भी जीवन में अगर कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो मान के चलिए कि भगवान चाहते हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ में करिए अच्छा, उसको आप मान के चलिए कि यानी कि आपको लाइफ में अपने कुछ करना है, इसीलिए आपके जीवन में समस्याएं हैं। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो वही बात है कि मैंने पहले बताया था कि अपने ऐलान कर दीजिए, है ना, अपनी चीज़ों को। 2-4 लोग जो आके बहुत विरोधी हैं उनसे सीधे कह दीजिए, खुल्लम खुल्ला कह दीजिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं आपकी बार निकाल के रहूँगा ऐसा। लेकिन अब आप जो रणनीति बनाएंगे पढ़ने के लिए, उस रणनीति को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। जो रणनीति आप बना रहे हैं, अपना पढ़ने का जो तरीका रोज का सेट करना है, उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो आपका कितना भी खास मित्र क्यों ना हो, है ना। जब आप सफल हो जाइए तब आप बताइए कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था, मैंने वैसे पढ़ा था, है ना। शांति से पढ़िए। कहीं आपको, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि 2 घंटे 4 घंटे रात में जग गए तो स्टेटस पर लगा देते हैं कि रात में पढ़ते हुए मैंने रात में आज इतना पढ़ा, इतना। ये सब बिल्कुल मत करिए, है ना। कहा जाता है ना कि अपने अंदर एक वजन लेके आइए। वजन का मतलब सेंस देखिए, अभी एक मोटिवेशन मैं आपको बताऊं कि 15 अगस्त के दिन मैं बैठी थी जहाँ पे स्कूल था मेरा, तो वहाँ पे टेंट लगा हुआ था। तो वहाँ पे खंबे होते हैं ना, खंबे लोहे के खंबे थे, और ऊपर वाला टेंट था जो ऊपर लगा होता है छाया धूप से बचने के लिए। तो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो वो टेंट बहुत फड़फड़ा रहा था, जो ऊपर वाला था, जो टेंट लगा था, और जो खंभा था वो एकदम शांति से उसी हवा में खड़ा था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देखो, जिसके अंदर वजन नहीं है, मतलब जो किसी का मतलब हल्का है, एकदम हर चीज़ से हल्का है, वो कितना फड़फड़ा रहा है, कितनी आवाज़ें कर रहा है। और जिसमें दम है, जिसमें वजन है, वो जैसे पिलर जो खंभा था वहाँ पे लोहे का, वो देखो इतने हवा में भी एकदम
दमदार खड़ा हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो आप भी उस खंबे की तरह बनिए, आप हल्का मत बनिए, अपने आप को हल्का साबित मत करिए। अपने कोई भी जब बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना, कहने का सेंस है कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को किसी से मत कहिए, किसी से आवाज़ मत उठाइए, कुछ में जब तक आप सफल ना हो जाइए किसी से कुछ मत कहिए। ये एक मूल मंत्र होता है, ठीक है ना, कि मतलब गंभीरता लाना, अपने अंदर एक वजन पैदा करना, अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाना बहुत बड़ा एक सफलता की एक निशानी होती है। तो ये काम करिए, अपनी रणनीति किसी से शेयर मत करिए, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि देखिए प्रकृति से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। आप लोग जैसे अभी कुछ घंटे ही पहले मैंने अभी कमेंट चेक किया तो उसमें ये भी मैंने देखा कि ये था कि पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं दीदी, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी तबीयत नहीं साथ दे रही है और परिवार भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत है, एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है कि मेरा पढ़ने मन ही लग रहा है, क्या करूँ। तो आप देखिए अपने जिंदा होने का प्रूफ दीजिए, सबसे बड़ी बात है। प्रकृति से सीखिए, प्रकृति मतलब पेड़ पौधों से सीखिए। जिंदा होने का मतलब ये है कि अगर हम जीवित हैं तो आगे बढ़ना ही जिंदा होने का प्रूफ है। अगर हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो समझिए हम मृतप्राय अवस्था में है ना। एक पेड़ को देखिए, आप काट देते हैं, हम लोग किसी पेड़ की डाली काट देते हैं ना, लेकिन आप देखिए कि क्या होता है, उसमें से कुछ दिन के बाद एक नया मतलब एक कंछा फूटता है, एक नया मतलब नई टहनी निकलने लगती है वहाँ से। तो वो पेड़ पौधा मतलब जो कि मतलब क्या है, प्रकृति की चीज़ें हैं, ये अपने जिंदा होने का सबूत दे रही हैं आगे बढ़ के, ऊपर उठ के, कि भाई तुमने काट दिया मेरा डाली तो क्या हुआ, फिर से मैं आगे बढ़ूंगी, फिर से मैं मतलब एक नया मतलब डाली तैयार करूंगी। तो हम लोग का भी कोई कितना भी हम लोग का विरोध करे, कोई कितना भी हम लोग को काटने की कोशिश करे, गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो हमको आगे बढ़ के दिखाना है, हमको सबूत देना है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कर सकती हूँ। तो सारी चीज़ें देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, उनसे हमको सीखना चाहिए। एग्जाम का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, अगर आप इस समय नहीं जगेंगे तो पूरा पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, क्या नए नियम लागू होंगे, आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, और कठिन से कठिन ही स्तर होगा एग्ज़ाम का। तो बेहतर इसी में है कि अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं तो लग जाइए पढ़ाई में, ठीक है। अन्यथा जो जीवन आपका चल रहा है, अभी जो परेशानी चल रही है वो आगे भी चलती रहेंगी, उसका कोई सलूशन नहीं है। सब चीज़ जो हम भोगते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। दूसरों को तो हम झूठी में आरोप देते हैं कि उसके वजह से, सब हम खुद होते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो करना क्या है आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब आप टारगेट देखिए, अपने आप को पहले मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आप को शून्य मत समझिए, बिल्कुल शून्य मत समझिए कि मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है ना। अगर आप टारगेट सेट करते हैं, अपने आप को चेक करिए, अपने दिमाग को चेक करिए। मैं भी यही समझती थी कुछ दिन पहले, मेरा सारा वीडियो आप लोग देखिएगा, आपको पता चलेगा। मुझे लगता था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, मेरा दिमाग खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे ऐसा साबित कर दिया था कि तुम कुछ नहीं हो, सबसे मतलब दुनिया की सबसे खराब लड़की कहा जाए तो तुम ही हो, ऐसा कह दिया। तो मैं भी एक समय दिमाग मानने लगता है ये चीज़ें। लेकिन आप चेक करिए अपने दिमाग को, आप छोटा सा टॉपिक लीजिए, है ना, और उस टाइम निर्धारित करिए कि 1 घंटा के अंदर मुझे ये तैयार हो जाना चाहिए। तैयार करिए एकदम मन से, दिल से, अब क्योंकि आप अपने दिमाग को चेक कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको तैयार हो जाता है, अब आप उसमें से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, तो आपका दिमाग, अपने दिमाग को आप एक नया संकेत दीजिए कि हाँ मेरा दिमाग अच्छा है। वही बात है कि जैसे बच्चों को हम एक सिखाने के लिए उनको अच्छा बोलते हैं, हमको भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को ऐसा संकेत देना पड़ेगा। आप बिल्कुल अपने बार बार मत सोचिए कि आपका दिमाग खराब है, आप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सोचिए कि हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, मुझे याद हो रही हैं चीज़ें। याद ना भी हो तब भी आप सोचिए कि मुझे याद हो रही हैं चीज़ें, फटाक से याद हो जाएगा। हमारे सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है। कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति, 2 चीज़ें हमसे बहुत कुछ करवा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सब करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे भी पहले ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये सब मैंने खुद मतलब किया है अपने ऊपर। कहा जाए ना कि जैसे देखिए हमारे भारत में जो कितने बड़े बड़े लोग आए, महापुरुष लोगों की बात होती है, ये हम लोग सुनते हैं कि वो पहले के हजारों साल पहले ऋषि मुनि ऐसा कर देते थे, वैसा कर देते थे। विश्वास नहीं होता कि क्या इतनी शक्तियाँ होती थी लोगों में, होती थी, वाकई में होती थी, क्योंकि उन लोगों की इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, उन लोग अपने आप को वो लोग उस तरह बना लिए थे। हम लोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग का फिलहाल काम क्या है, अपने दिमाग को एकाग्रचित करके जो टारगेट है उसको सेट करना, ठीक है। तो इतना करिए, और फिर आपके जो भी समस्या है आप लोग बिल्कुल बेधड़क कमेंट में शेयर किया करिए। मैं भले उसका जवाब दूँ ना दूँ, मैं पढ़ती हूँ कमेंट, टाइम नहीं मिल पाता तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो में ज़रूर उसका आंसर मैं दूँगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपना जो नाटक बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समकालीन नाटक के अगले भाग पे चलते हैं, जो बचा हुआ था
तो हालांकि इसमें एक वीडियो और थोड़ा सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सुदर्शन मजीठिया से हम शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट का देखिए चिन्ह भी लगा है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे आपको मतलब इसमें देखेंगे, ये उसी टाइम का देखिए सब लिखा हुआ है, ये सब जो है उसी टाइम का जो है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये उसी टाइम का लिखा। कुछ अंडरलाइंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए कुछ निशान दिख रहे होंगे, टिक लगे होंगे। तो उस टाइम जो मुझे इंपॉर्टेंट मैं देखती थी, सब लोग बताते थे तो मैं लगाती चलती थी। वैसे पढ़ना सब है, लेकिन इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सुदर्शन मजीठिया से। तो सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? तो सुदर्शन मजीठिया ने की। और सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर मतलब इसको ध्यान दीजिएगा, चौराहा, सुदर्शन मजीठिया। अब याद कैसे करेंगे? तो देखिए, अब देखिए सुदर्शन मजीठिया है, ठीक है ना, सुदर्शन मजीठिया और क्या है? चौराहा। इन दोनों शब्दों को हम देख लेंगे। तो सुदर्शन चक्र जो था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र जो चलाया था, वो कहाँ पे जाके गिरा था? वो चौराहा पे जाके गिरा था, ठीक है। इस तरह से हम याद करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे आचार्य नंद किशोर ने, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे एक लेखक का ख़त्म होता था ना, वहाँ पे मैं इस तरह से अंडरलाइन करती थी कि दूसरा, क्योंकि इस किताब में ना, ये सरस्वती पांडे की किताब है, तो इस किताब में सारे ना लाइन से मिला मतलब दिए हुए हैं, हालांकि तो मिल जाता था, तो इसलिए मैं अंडरलाइन ऐसे निशान लगा देती थी कि यहाँ से दूसरे लेखक की है चीज़ें, तो ऐसे दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो देखिए, आचार्य नंद किशोर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। नंद किशोर की बात होने लगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, इनके पहले नाटकों को देख लेते हैं। तो पहले तो नाम ही सोच लीजिए, नंद किशोर, यानी कि नंद के जो किशोर थे, यानी कि नंद बाबा के किशोर कौन थे? कृष्ण भगवान। लेकिन आप यहाँ पर नंद के किशोर लेके चलेंगे, नंद किशोर को बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो नंद का किशोर जो थे वो कह रहे हैं कि देहांतर में एक पागल घर है। नंद किशोर क्या कह रहे हैं? कि देहांतर में एक पागल घर है, ठीक है। देहांतर में एक पागल घर है। देहांतर एक जगह का नाम है। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि देहांतर एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है? पागल घर है। और वहीं हस्तिनापुर में जिले सुभानी रहते हैं, मतलब हस्तिनापुर में जिले सुभानी नाम के कोई आदमी रहते हैं। ये सोचिए कि हस्तिनापुर में जिले सुभानी नाम के कोई आदमी रहते हैं, जो क्या करते हैं? जूते पहनाते हैं किसको? गुलाम बादशाह को। मतलब गुलाम बादशाह एक रहता है, बादशाह कोई रहता है, गुलाम बादशाह, उसको वो जूते पहनाते हैं। और क्या कहते हैं जूता पहना के? किमिदम यक्षम कहते हैं। किमिदम यक्षम कौन कहता है? जिले सुभानी कहते हैं, ठीक है। तो याद करने का एक तरीका अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बड़ा कर दे रही हूँ। देखिए, ये नंद किशोर जो कह रहे हैं कि देहांतर में एक पागल घर है और हस्तिनापुर में जिले सुभानी रहते हैं, जो जूते पहनाते हैं किसको? गुलाम बादशाह को, और कहते हैं किमिदम यक्षम। अब यहाँ से हम इनके इस सब के विषय में भी थोड़ा सा देखते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, देहांतर 87 में है, 1987 में है। अब इसमें क्या? इसका ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी एवं पूर्व की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित है ये, ठीक है। कई बार दोहराएंगे इसको। देहांतर, जब पहले तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद करेंगे पूरा और उसके बाद जो है आप ये जो है इसका जो डिटेल दिया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे। तो पागल घर 88 में है, काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। जिले सुभानी तो नाम से ही आपको पकड़ लेंगे, मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। जूते अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित है, बहुत मतलब फेमस है ये जूते का नाटक। गुलाम बादशाह 92 बलवन की जीवन कथा पर आधारित है। और किमिदम यक्षम ये मूर्तिकार के पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है, ठीक है। किमिदम यक्षम मतलब मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है, ठीक है। तो अब देखिए, जूते में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जूते। इसमें वो जो पार्टी में लोग जाते हैं, इसका मतलब आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी बाद में। तो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे वो जो उसकी जो लेखक की पत्नी रहती है, वो 2 पैर का जूता पहन के चली जाती है, हाँ। तो वहाँ पे वो ध्यान नहीं देती है। तो वहाँ पे पार्टी में क्या होता है कि सभी लोग मतलब इस बात को नोटिस करते हैं, उसको नहीं, बाद में उसको पता चलता है, लेखक ने कहा कि तुमने 2 पैर का जूता पहन लिया है। तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन वो देखते क्या है कि सभी लोग, क्योंकि ये बहुत मतलब बड़े लोग रहते हैं, तो दूसरे दिन देखते हैं कि सभी लोग जो है मतलब 2 पैर का जूता लोग पहन के आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट। तो एक तरह का ये फैशन बन गया। तो इसीलिए इसका नाम जूते रखा गया है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा डिटेल में भी है, तो वो देखिएगा, लेकिन मतलब मेन विषय वस्तु इसकी यही है। अब देखिए, समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। कृष्ण बलदेव, अब नाम पकड़ लीजिए पहले, कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव है ना,
जान ही रहे हैं कृष्ण भगवान बलदेव भाई, लेकिन यहाँ पर हम वैद्य को पकड़ेंगे। यहाँ पर हम किसको पकड़ेंगे? वैद्य को। वैद्य, कृष्ण बलदेव, आप वैद्य को पकड़िए। नाम तो बोलिए, पूरा नाम बोलिए, कृष्ण बलदेव और वैद्य को पकड़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें क्या है कि कृष्ण बलदेव वैद्य, और वैद्य लोग क्या करते हैं? दवा करते हैं, दूसरों की मतलब उपचार करते हैं। कोई बीमार इंसान है तो उसका उपचार करते हैं। तो भूख आग है, वैद्य जी क्या कर रहे हैं? भूख आग है, मतलब एक इसकी हमारी बुढ़िया की सवाल और स्वप्न है। मतलब एक बुढ़िया थी, उसके पेट में मतलब भूख जो है ना आग की तरह लगती थी, और वही उसका सवाल और स्वप्न था। वही इसलिए वैद्य जो थे कृष्ण बलदेव उसका उपचार करते हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण बलदेव वैद्य, भूख आग है हमारी बुढ़िया की, सवाल और स्वप्न है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, भूख आग है 98 में यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया 2000 में है, यह एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है। सवाल और स्वप्न 2001 में है, स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट देखिए। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया था। यानी कि ये जो हमारी बुढ़िया है, ये बुढ़िया की गठरी एक कहानी थी, और कौन लिखा था? यही लेखक की लिखे थे। लेखक कौन है? कृष्ण बलदेव वैद्य है। वैद्य है ना, क्योंकि वैद्य लोग उपचार करते हैं। तो एक बुढ़िया थी, उसके पेट में भूख की आग लगी थी, है ना। तो भूख एक आग है हमारी बुढ़िया की, यही सवाल और स्वप्न है। भाई डॉक्टर के, वैद्य के पास जाएगा तो वही तो सवाल करेगा, तो सवाल और स्वप्न है। तो बुढ़िया की गठरी नामक कहानी थी, और उस पर हमारी बुढ़िया नाटक लिखा गया है, ठीक है। और लिखा कौन था? यही लिखे थे हमारे जो लेखक हैं। लेखक कौन है? कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाग बोडस। अब यहाँ पे नाग बोडस, पहले नाम को पकड़िए, नाम को पकड़िए। तो देखिए यहाँ पे नाग बोडस। अब नाग बोडस के घर, कल्पना करिए कि नाग बोडस नाम का कोई आदमी था, ठीक है। और उसके घर एक खूबसूरत बहू आती है वसीयत में, और वो कैसी रहती है? दलित रहती है, ठीक है। नाग बोडस के घर एक खूबसूरत बहू आती है, और वो वसीयत में आती है, और वो कैसी रहती है? दलित रहती है। और उन्हीं के घर एक तोता रहता है। तो वो तोता कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तोता झूठ नहीं बोलता। और वो कहता क्या है? पढ़ो फारसी बेचो तेल, है ना। वो तोता बोलते हैं ना सब। तो उन्हीं के घर एक तोता था, तो वो कहता है पढ़ो फारसी बेचो तेल, ठीक है। अब इतना हम पढ़ लिए कि नाग बोडस एक आदमी थे, नाग बोडस से घर खूबसूरत बहू आई थी वसीयत में, जो दलित थी, और उन्हीं घर एक तोता था जो झूठ नहीं बोलता था और कहता था पढ़ो फारसी बेचो तेल। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इनका एक्स्ट्रा है, थेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी, विकृति विकृति, मतलब ये भी इनके नाटक ही एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब इसमें हम ये देखेंगे इनका खूबसूरत बहू के बारे में देखेंगे। खूबसूरत बहू 1998 में है, ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक है। वसीयत 98 में है, दलित 98 में, सब 98 में, देखिए चारों 98 में है। और दलित जो है एक राजनीतिक नाटक है, तोता झूठ नहीं बोलता, सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। अब इमेजिन कर लीजिए कि भाई सर्कस में क्या है, इसमें दिखाया जाता है, तो कोई जानवर होता है, तोता होता, कुछ ऐसे उसको सिखाया जाता है, तो वहीं की बात है ये। पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 में है, ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विंटगेंस्टाइन के जीवन पर आधारित है ये, ठीक है। तो पढ़ो फारसी बेचो तेल। अब फारसी देखिए विदेशी है, तो ऑस्ट्रिया भी विदेशी चीज़ें, विदेश है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिमाग में बैठाएंगे। अब देखिए स्वदेश दीपक का, स्वदेश दीपक जो है वो प्रगतिशील नाटककार है। स्वदेश दीपक यानी कि हमारे स्वदेश का दीपक, हमारे देश का दीपक, स्वदेश भारत का स्वदेश का दीपक। तो स्वदेश का दीपक कब क्या करता है? नाटक बाल भगवान की देखता है, ठीक है। स्वदेश का दीपक जो है वो क्या करता है? नाटक बाल भगवान का देखता है। अरे भाई, भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, ऐसे सोच लीजिए, ठीक है। तो स्वदेश का दीपक क्या करता है? नाटक बाल भगवान की देखता है। और कोर्ट मार्शल किसका करता है? जलता हुआ रथ का कोर्ट मार्शल कर देता है, ठीक है। हमारे देश का दीपक में इतना ताकत है, स्वदेश के दीपक में, कि वो कोर्ट मार्शल कर देता है किसका? जलता हुआ रथ का। और क्या है? सबसे लेकिन उदास कविता कौन सी है? काल कोठरी है। सबसे उदास कविता जो है स्वदेश दीपक की, वो क्या है? काल कोठरी है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे स्वदेश दीपक, स्वदेश में बहुत सारे हमारे शहीद हुए थे लोग, तो काल कोठरी में बंद हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे उदास कविता जो है काल कोठरी की है। किसकी? स्वदेश दीपक की, ठीक है। अब हम ऐसे, हमको याद हो गया, ऐसे याद हो गया। अब हम देखेंगे नाटक बाल भगवान 89 में है। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, मतलब इसी नाम का कहानी भी था इनका, देखिए ध्यान दीजिएगा। और यही लेखक भी हैं, और इसका ये कहानी का नाट्य रूपांतरण किए हैं। कोर्ट मार्शल 91 में फौजी जीवन की सच्चाई है। जलता हुआ 98 में शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है। सबसे उदास कविता 98 में है, वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी 99 में कलाकार की पीड़ा का चित्रण है, ठीक है। अब देखिए
राजेश जैन। अब राजेश जैन को देखिए, एक व्यंग नाटककार हैं, ठीक है। राजेश जैन व्यंग नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके दो हैं, वायरस और विश्ववंश। राजेश राजाओं के ईश, राजाओं के जो ईश होते हैं राजेश, उनके घर दो चीज़ें थी, एक वायरस था और एक विश्ववंश भी था, ठीक है। राजा लोग के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो राजेश के पास क्या क्या था, एक वायरस था और एक विश्ववंश था। अब देखिए यहाँ पे वायरस जो नाटक है, ये जो वायरस नाटक है, इस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। अब वायरस आप कैसे कल्पना करेंगे, अभी कोरोना वायरस आया था तो आप देखिए थे, जब वायरस आया था तो ऑक्सीजन के लिए कितना धक्का मुक्की हो रहा था, ठीक है। तो वायरस और धक्का पंप, ठीक है। अब देखिए प्रताप सहगल ने दो नाटकों की रचना की है। प्रताप सहगल, दो अक्षर का नाम है ना, प्रताप और सहगल, दो अक्षर यानी कि दो नाटक ये लिखे हैं। अन्वेषक और नहीं कोई अंत, ठीक है। अन्वेषक और नहीं कोई अंत, ये नहीं कोई अंत और अन्वेषक। तो प्रताप सहगल अन्वेषक हैं किसके, नहीं कोई, इनका कोई अंत नहीं है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अन्य प्रमुख नाटक का, इसको ना थोड़ा सा ये चार्ट टाइप का है, तो इसको देखिए मतलब एक ही में घुल मिल जाता था, इस एक ही में सब मिल जाता था। तो मैं क्या करती थी, देखिए इसको ना पेंसिल से मतलब ऐसे बांट देती थी, जैसे ये चीज़ें देखिए ऐसे ऐसे करके, है ना, पढ़ने में जैसे ऐसे कि एक ही मिले ना, इस तरह से मैं मतलब अंडरलाइन, मतलब पढ़ अपने सुविधा के लिए, आप लोग भी आपको जैसे सुविधा लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए नरेश मेहता, सब जहाँ जहाँ देख ली टिक लगा हुआ है। नरेश मेहता का क्या है, अब इनका 3 है, ठीक है, 3 है इनका नाटक। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी और सुबह के घंटे। तो अब देखिए नरेश, नरों के ईश यानी कि राजा है ना, नरों के ईश राजा मतलब नरेश हैं ही वो। तो नरेश क्या करते हैं, खंडित यात्राएं करते हैं और रोटी और बेटी की बात करते हैं कब, सुबह के, और सुबह के घंटे बजाते हैं। ऐसे में पढ़ी थी कि नरेश जो हैं, नरेश मेहता, लेकिन पूरा नाम बोलिएगा, नरेश मेहता जो है वो खंडित यात्राएं करते हैं और रोटी और बेटी की बात करते हैं हमेशा, और सुबह के घंटे बजाते हैं यानी कि मंदिर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र कोहली, अब नरेंद्र कोहली से मैं विराट कोहली दिमाग में आ जाते थे, लेकिन फिर भी मैं नरेंद्र कोहली ही बोलती थी। तो नरेंद्र कोहली भाई क्या करते हैं, शंभू की हत्या कर देते हैं नरेंद्र कोहली। अब देखिए रमेश चंद्र शाह का देख लीजिए, एक मिनट, हाँ रमेश चंद्र शाह, यहाँ भी देखिए रमेश चंद्र शाह। अब ये शाह लोग जो होते हैं ना, शाह लोग हमेशा बहुत मतलब हमेशा मार काट की बात करते हैं। तो कह रहे हैं मारा जाए खुसरो, शाह लोग क्या करते हैं, मार काट की बात करते हैं। तो पूरा बोलिए, रमेश चंद्र शाह कह रहे हैं मारा जाए खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा, अब सुदर्शन चोपड़ा का देखिए, सुदर्शन चोपड़ा, सुदर्शन चक्र था ना, सुदर्शन भगवान जी का काला पहाड़, एकदम आराम से तो आप समझ जाएंगे। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था, और ये क्या किए थे, काला पहाड़ अपनी काली उंगली उठाए थे ना, गोवर्धन पर्वत, काला पहाड़ उसको इमेजिन कर लीजिए। तो सुदर्शन चक्र काला पहाड़, काला पहाड़ काली उंगली पर उठाए थे, तो सुदर्शन चक्र से काला पहाड़, सुदर्शन चोपड़ा है ना, चोपड़ा बोलिएगा, सुदर्शन चोपड़ा काला पहाड़। अब देखिए पृथ्वीनाथ शास्त्री, पृथ्वी पे क्या होता है, क्रीड़नक मतलब खेल, क्रीड़ा करते ना, क्रीड़ा मतलब खेल है ना। तो पृथ्वी पे तो हम लोग धरती पे तो खेलते हैं, तो पृथ्वीनाथ शास्त्री क्रीड़नक, ऐसे पहले एक बार कल्पना कर लीजिए, फिर लेकिन सही से बोल दीजिए। तो पृथ्वीनाथ शास्त्री क्रीड़नक, ठीक है, क्रीड़ा। अब देखिए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण से मिलने कौन जाता है, अश्वत्थामा, लक्ष्मी नारायण से मिलने कौन गया था, अश्वत्थामा, ठीक है। अब देखिए अजीत कुमार पुष्कर, अब पुष्कर से पुष्प ले लीजिए, पुष्प, ठीक है, पुष्कर से पुष्प। अब पुष्प से अब यहाँ पर घास पकड़ लीजिए, जहाँ पर पुष्प होता है वहाँ पर घास भी होती है। तो अजीत कुमार पुष्कर, घोड़ा घास नहीं खाता है ना। तो ऐसे आप पहले इमेजिन कर लीजिए, उसके बाद पूरा पढ़िए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए कड़ाद ऋषि भटनागर, तो कड़ाद ऋषि, जो ऋषि लोग होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत पावर होता है उनके पास, बहुत सारे मंत्र वंत्र जानते हैं, तो वो जहर पी जाते थे, क्यों, जनता का सेवक बन जाते थे, ठीक है। तो कड़ाद ऋषि जो थे वो क्या करते थे, जहर पी जाते थे और जनता का सेवक बन जाते थे। अब देखिए यहाँ पे चिरंजीव बोलते हैं, चिरंजीव भाव हम लोग बोलते हैं ना। तो तस्वीर की चिरंजीव कब बोला जाता है, कब बोलते हैं लोग, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था, अभिमन्यु है ना महाभारत का, जब चक्रव्यूह में फंसा था तो उसको लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे चिरंजीत बोल रहे थे, उसकी तस्वीर को देख के, तस्वीर उसकी देख के, ठीक है। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब फंसा था तो तस्वीर उसकी देख के लोग क्या कर रहे, चिरंजीत बोल रहे थे। अब इमेजिन तो एक बार चिरंजीव कर लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे सही चिरंजीत, क्योंकि हमको दिमाग में चीज़ें वही बैठ जाएगा ना, तो इसीलिए हम सही बोलेंगे, लेकिन एक बार कल्पना कर लेंगे। और जब भी रिवीजन करेंगे तो इसी ट्रिक से, इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अभी देखिए, अभी मान लीजिए आपने रिवीजन किया, इसको 2-4 घंटे के बाद, 5-6 घंटे के बाद, या सुबह मान लीजिए आप फिर एक बार इस तरह से रिवीजन करें, 2-4 बार रिवीजन
करेंगे तो ये ट्रिक आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगी। अब देखिए शिव प्रसाद सिंह, तो शिव का प्रसाद कब मिलता है? घाटियाँ गूंजती हैं, जब घाटियों में मिलता है। भाई देखते हैं ना शंकर भगवान का ये जो अमरनाथ का है, और भी शंकर भगवान का जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सब घाटियों में तो है। तो देखिए शिव का प्रसाद वहाँ पर मिलता है तो घाटियाँ गूंजती हैं वहाँ पे। अब देखिए कमलेश्वर, कमलेश्वर नाम का कोई आदमी है, उसकी अधूरी आवाज़ रह गई है। कमलेश्वर नाम का कोई आदमी है, उसकी अधूरी आवाज़ रह गई है। रमेश उपाध्याय, रमेश, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने की बात है। रमेश उपाध्याय, तो यहाँ पे मैं ये पकड़ लेती थी उपाध्याय, उपाध्याय में प आ रहा है ना, प आ रहा है ना, पेपर वेट। अब देखिए प आ रहा है ना, तो रमेश उपाध्याय पेपर वेट, रमेश उपाध्याय, उपाध्याय में प आ रहा है, और पेपर वेट भी प से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरह से कई बार दोहराएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आगे देखिए, अब गोविंद चातक का देखिए, तो गोविंद चातक, इनका क्या है? काला मुंह है। गोविंद चातक का क्या है? काला मुंह। अब देखिए गोविंद भगवान जो है ना, मतलब इनका भी देखिए अक्सर कहीं कहीं आप देखते होंगे काला, मतलब मूर्ति बनी रहती है ना काले रंग की। और चातक समझिए एक चिड़िया है, उसका भी काला मुंह होता है। तो गोविंद चातक है, दोनों से आप बना सकते हैं काला मुंह। ठीक है, अब देखिए राजेश जोशी, अब देखिए दोनों में ज आ रहा है। राजेश में भी ज है, जोशी में भी ज है। राजेश में भी क्या है? ज है। अब देखिए राजेश में भी ज है और जोशी में भी ज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जादू, ज शुरू से हो रहा है, जादू ज से शुरू हो रहा है, जादू जंगल, यहाँ भी ज है। ठीक है, यहाँ भी ज है। तो राजेश जोशी जादू जंगल, ठीक, 2-4 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। राम कुमार भ्रमर, तमाशा, तो भ्रमर जब आप करेंगे तो तमाशा ही तो होगा। तमाशा देखते हैं ना, घूम घूम के नहीं देखते, तमाशा दिखाने वाले भ्रमर करते हैं ना, तो राम कुमार भ्रमर ऐसे, लेकिन बोलिए पूरा, तो भ्रमर से मतलब जो तमाशा दिखाते हैं वो भ्रमर, मतलब घूमते हैं इधर उधर, तो राम कुमार भ्रमर। अब देखिए जयशंकर त्रिपाठी, जयशंकर, इसको लेंगे हम यहाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा त्रिपाठी जयशंकर प्रसाद नहीं, त्रिपाठी है। तो कुरुक्षेत्र का सवेरा, कुरुक्षेत्र का सवेरा, अब कैसे? जयशंकर, जब कुरुक्षेत्र में, जब महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था ना। तो कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, सवेरा हुआ, तो सब लोग क्या कहने लगे? जयशंकर जयशंकर, सब लोग मतलब वहाँ पे बोलने लगे। ठीक है, तो जब कुरुक्षेत्र का सवेरा हुआ तो सब लोग क्या बोलने लगे? जयशंकर जयशंकर। त्रिपाठी, ये बोल दीजिएगा, त्रिपाठी है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। जयशंकर प्रसाद भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। संतोष कुमार नौटियाल, संतोष कुमार नौटियाल, चाय पार्टियाँ। अब भाई संतोष करो, चाय पार्टियों से ही संतोष करो। हमसे बहुत लोग ट्रीट मांगते हैं ना, हमारी जब से नौकरी लगी है तो सब लोग हमसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ट्रीट दो, है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई चाय पार्टियाँ से ही संतोष करो। ठीक है, आप चाय पार्टियाँ से ही संतोष करो। आगे देखिए सत्य प्रकाश सेंगर, तो सत्य का प्रकाश कब होता है? जब दीप से दीप जलता है। ठीक है, सत्य प्रकाश सेंगर, लेकिन नाम बोलिएगा पूरा, सत्य प्रकाश सेंगर। तो सत्य का प्रकाश कब जलता है? जब दीप से दीप जलता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे मतलब ये हो गए, इतना हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर अनुदित नाटक है। ठीक है, अनुदित, इसको हम लोग ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको एक बार ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है इसको। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ से देखिए राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला है, अनुदित नाटक है 1862 में। ये लेकिन मूल नाटक किसका था? कालिदास का था। उनका क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम, जानते हैं इसकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, रत्नचंद्र लीडर, इनका जो है भरम जालक था। ठीक है, और वर्ष 1879 में, लेकिन ये विलियम शेक्सपियर मतलब का मूल नाटक था, ये मतलब नाटककार हैं। और इसका नाम क्या था? कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स। और ये अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है, शेक्सपियर का तो लोग जानते ही हैं। मुद्रा राक्षस का आला अफसर के नाम से था 79 में। ये गोगोल, मूल नाटककार कौन थे? गोगोल। और इनका क्या? द गवर्नमेंट अफसर था। और रूसो मतलब रूसी भाषा थी इनकी। ठीक है, रूसी भाषा। अब देखिए अब रघुवीर सहाय का देखिए, रघुवीर सहाय का वर्णम वन, कैसे यार? वन है ना, रघुवीर भगवान जो थे रामचंद्र जी कहाँ वन घूम रहे थे ना, तो वर्णम वन। और ये किसका था? विलियम शेक्सपियर का था। मैकबेथ इसका मूल नाटक था और अंग्रेजी भाषा थी इसकी भी। कई बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए विष्णु प्रभाकर, वंदिनी, विष्णु प्रभाकर, अरे विष्णु का हम लोग वंदना करते हैं ना, तो वंदिनी। तो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जो थे मूल नाटककार थे। देवी नाम था और बांग्ला भाषा का था। अब बांग्ला में देखिए देवी की पूजा होती है ना, तो इस तरह से याद कर लेंगे, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का था। और देखिए रामेश्वर प्रेम, लोमड़ वेश 80 में था। रामेश्वर प्रेम का इससे पहले ही मैंने पढ़ा था, आप लोग पढ़े थे। इनका था लोमड़ वेश
और इनका किसका था, वेन जॉनसन जो था, मतलब ये थे इसके वो मतलब नाटककार जो थे, मूल मतलब नाटककार। और नाटक क्या था, मूल नाटक क्या था, द फॉक्स या वाल्पोनी, और अंग्रेजी भाषा थी उसकी, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। एक और वीडियो छोटा सा होगा, मतलब ज़्यादा नहीं, और तो उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एकांकी भी थोड़ा बचेगा, तो उसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए यही बात है ना कि मेहनत कहाँ लगी है, मेहनत यही लगी है कि आप जो लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से, एक नाटक को दूसरे नाटक से जो जोड़ते हैं, आप एक लेखक को उनके नाटकों से, उनकी रचनाओं से जोड़ते हैं, असली मेहनत यही है। और सब लोग कहते हैं कि क्या मेहनत है, पढ़ाई रटने वाला काम नहीं होगा। जब तक दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज़ें याद नहीं होंगी। तो यही मेहनत होता है, यही परिश्रम है, यही तपस्या है ना। और जो लोग अपने से लिंक बना रहे हैं, ये खुद का मेरा बनाया हुआ है और आप लोगों को तो मैं याद करा रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी उनको तरीका पता चल गया है, वो बना रहे होंगे आगे, तो उनको पता चल रहा होगा कि कितनी मतलब इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी एनर्जी आपकी लगती है ना। तो यही तपस्या है। लेकिन ये इस तपस्या करने में बहुत आनंद है। जब इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो ये तपस्या का इतना आनंद आपको मिलेगा ना कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए और अपने जीवन में सफल होइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।